हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पेपर कर रहे हैं जुलाई 2019 का जो कि एनटीए के द्वारा लिया गया फर्स्ट पेपर था, ओके? यानी पहली बार एनटीए के द्वारा इस प्रकार का पेपर लिया गया था और उसका जो पैटर्न है वो चेंज है। सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछती थी और एनटीए जो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हुआ करते थे और अब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन करने से ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ तक पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का जो विस्तार है वो कहाँ तक है। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है और वो सब क्यों पढ़ना है। इन सब बातों का हमें कहाँ से पता चलेगा, उनका हमें पता चलेगा क्वेश्चन करने से। तो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आगे बातें कुछ स्पष्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा गया है किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो कॉन्सेप्ट वो पेरेटो का दिया हुआ है, पेरेटो का जो इष्टतम का सिद्धांत है, वो यही कहता है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है और जिसमें ये कहा जाता है कि इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी आप चेंज करते हो, वो इस प्रकार से करना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को फ़ायदा हो, ओके? जो भी आप चेंज कर रहे हो या कोई भी नया इकोनॉमिक सिस्टम ला रहे हो, तो कम लोगों को नुकसान होना चाहिए या नुकसान कम से कम होना चाहिए और जो फ़ायदा है वो अधिक से अधिक लोगों का होना चाहिए। इस प्रकार से पेरेटो अपना थ्योरी देते हैं। हालाँकि इसमें कई सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इस थ्योरी के अंतर्गत ज ज है जिसको हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते थे, लेकिन आप सबके लिए ये उपयोगी नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान में रखना है कि ये सिद्धांत किसका दिया हुआ है, पेरेटो का ये सिद्धांत दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण के साथ में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे रामव्रत बेनपुरी और जब जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं, उनको जेल हो जाती है, तो जेल से निकालने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है और अंडरग्राउंड रह के ही जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है या भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जयप्रकाश नारायण। तो इनके साथ में रहते हैं, तो उन्होंने क्या-क्या जीवन में किया, तो इन सब का पता रहता है रामव्रत बेनपुरी को और फिर आज़ादी के बाद में इन पर बुक लिखी जाती है। तो आज़ादी से पहले यदि आपको जयप्रकाश नारायण को समझना है, तो ये बुक बहुत शानदार बुक है और इसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि आपके सामने जो घटनाएँ हैं, ऐसा लग रहा है कि मूवी देख रहे हो। बहुत अच्छे से घटनाओं को इसमें लिखा गया है इस बुक के में, ओके? तो ये काफ़ी शानदार बुक है। आत्मकथा है हालाँकि जयप्रकाश नारायण का, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हेगल से जुड़ा हुआ है। इसमें है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में ही भिन्न होते हैं। कला और दर्शन और जो धर्म है, वो आपको देखने में ज़रूर अलग-अलग लगेगा, लेकिन इनका एक समान उद्देश्य होता है, एक ही ध्येय इनका होता है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? विश्व आत्मा, ओके? यानी विश्व आत्मा आपको कहाँ दिखाई देगा? स्टेट के अंतर्गत और विश्व आत्मा कि आपको कई सारे रूप आपको देखने को मिलेगा, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो सब क्या है? विश्व आत्मा और विश्व आत्मा आपको स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है? जब राज्य का निर्माण हो जाता है और फिर आप क्या करोगे? राज्य के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, वो सब आपको फ़ॉलो करना होगा। तो एक स्टेट के अंतर्गत धर्म, कला और दर्शन ये सब क्या है? ये सब विश्व आत्मा का रूप है और इन सब का एक ही उद्देश्य है राज्य का निर्माण करना और जब राज्य बन जाता है और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब हमारे जितने भी उद्देश्य हैं, किसी के भी उद्देश्य हैं, वो सभी उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है, वो हेगल के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और पहला स्टेटमेंट है इसमें सादे साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यानी कोई गोल होगा और गोल के लिए एक मीन होगा। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है? यानी आपका यदि गोल अच्छा है, आपका साध्य अच्छा है, तो आप किसी भी प्रकार के साधन को अपना सकते हो, ओके? तो मीन आपका कोई भी हो सकता है लेकिन आपका गोल है वो अच्छा होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? यदि यहाँ पर गांधी नहीं आते और गांधी की जगह कौटिल्य आते या मैकियावेली आते या कार्ल मार्क्स आते तो हमारा आंसर सही हो सकता था। वो क्या कहते थे? वो यही तो कहते थे कि हमारा जो साधन है, वो ज़रूरी नहीं किस प्रकार से का होना चाहिए, अच्छा हो बुरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो साध्य है, वो अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा गोल अच्छा है तो
उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए जो भी हम साधन अपनाते हैं, वो भी पवित्र अपने आप हो जाएँगे। बस हमारा काम क्या है, हमारा जो फ़ोकस है वो किस पर होना चाहिए, गोल पर होना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए आप किसी भी साधन को अपना सकते हैं। ऐसी बात कौटिल्य के द्वारा भी कही जाती है, फिर मैकियावेली के द्वारा भी कही जाती है और फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा भी ऐसी बात कही जाती है। लेकिन गांधी जी ऐसी बात नहीं कहते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा है साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा है न तो साध्य साधनों की और ना ही साधन साध्यों की पुष्टि करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। और लास्ट है साधन और साध्य दोनों न्यायसंगत होना चाहिए, यानी साधन के साथ में साध्य या साध्य के साथ में साधन दोनों ही पवित्र होना चाहिए, दोनों ही नैतिक होना चाहिए, दोनों में अहिंसा होनी चाहिए, सत्य का प्रयोग इस सब में होना चाहिए। तो जो भी आप साधन अपना रहे हो उसमें क्या होना चाहिए? नैतिकता होना चाहिए, इससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, आप झूठ बोलते हो, ऐसे किसी भी साधन का प्रयोग आपको नहीं करना है। जब तक ये आपका साधन अच्छा नहीं होगा, जब तक ये क्या नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा, यानी ये क्या नहीं होगा? नैतिक, तब तक आपका गोल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जब तक साधन अच्छा नहीं होगा, तो आपका जो गोल है वो भी अच्छा नहीं होगा। जैसे हम सोच सकते हैं कि हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जो कि अच्छा हो, जहाँ पर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हम एक आदर्श राज्य का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आप हिंसा का सहारा ले रहे हो, वायलेंस आप कर रहे हो। तो आपने इस साधन का प्रयोग किया है, हिंसा का प्रयोग करके यदि आप किसी आइडियल स्टेट का निर्माण कर रहे हो, तो वो कभी भी आइडियल स्टेट नहीं बन पाएगा। ओके? और उसमें भी हिंसा लगातार होती रहेगी। इस बात को हाइलाइट करते हैं गांधी जी सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या कहा गया गांधी जी के द्वारा? साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होना चाहिए। जब तक साधन पवित्र नहीं होगा, तब तक साध्य भी पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाती है और थोड़ा-सा भी वॉयलेंस हो जाता है, तो वो आंदोलन को स्थगित कर देते थे। जैसे 1920-22 का जो असहयोग आंदोलन चलता है, एक छोटी-सी घटना घटती है, वॉयलेंस का प्रयोग होता है और वैसे ही कुछ समय के बाद में जो आंदोलन चल रहा था, उसको स्थगित कर देते थे। क्योंकि उनको पता था यदि हमारा साधन ही अच्छा नहीं है, आप हिंसा के द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, तो वो सही नहीं होगा। आपका जो साध्य है, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो कभी भी नैतिक नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा इसमें 4 नंबर सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर है इसमें 5 नंबर और ये है जेएस मिल इसका आंसर है और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की जो नस्ल है उसको लूटने के समान है। तो जेएस मिल स्वतंत्रता को किसके साथ में जोड़ते हैं? नैतिकता के साथ में। नैतिकता और स्वतंत्रता को एक जोड़ देते हैं और फिर अपनी स्वतंत्रता की अवधारणा देते हैं। उससे पहले हम बेंथम हम जब पढ़ते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हमारा जो साध्य है यानी हमारा जो गोल है वो अच्छा होना चाहिए, उसके लिए किसी भी प्रकार के साधन का आप प्रयोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? यानी मेन फोकस रहना चाहिए अधिकतम लाभ, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम लाभ होना चाहिए, इस प्रकार की अवधारणा वो देते हैं। नैतिकता की जो अवधारणा है स्वतंत्रता के साथ में, वो यहाँ पर जेएस मिल के द्वारा दी जाती है। यदि 100 व्यक्ति हैं और 100 में से 5 व्यक्तियों का अलग मत है, यदि आपने इन 5 व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी और नहीं दी तो क्या होगा? समाज का विकास नहीं हो पाएगा, ऐसी संभावना हो सकती है। यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं जिनके विचार अलग है और हमने उनको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। ऐसे में क्या हो सकता है कि इनके जो विचार है, इनके विचार इस प्रकार के हो सकते हैं जो कि समाज का विकास करें, यानी विज्ञान और कला का विकास करें, इस प्रकार के आइडिया इन 5 लोगों के हो सकते हैं और यदि आपने इन 5 व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी, तो इनके विचार खत्म हो जाएँगे और इनके जो विचार खत्म हो जाएँगे और इनके जो विचार थे और उनसे एक अच्छा समाज बन सकता था, विज्ञान की उन्नति हो सकती थी, कला का विकास हो सकता था, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यदि इनके विचार ठीक नहीं है, यदि इन विचारों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, हमें नुकसान क्या होगा? लेकिन आपने इनके विचारों को ही समाप्त कर दिया, तो इनसे जो फ़ायदा होने वाला था, वो हमें कभी नहीं होगा। इसलिए सभी को स्वतंत्रता देनी चाहिए और स्वतंत्रता को नैतिकता के साथ में यहाँ पर जेएस मिल जोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है?
अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यदि आप प्रतिबंध लगाते हो तो वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। यानी यहाँ पर नुकसान हो जाएगा यदि इन 5 व्यक्तियों या एक भी व्यक्ति हो सकता है या हज़ार में लाखों में एक व्यक्ति हो सकता है, यदि आपने उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी, तो इनके जो विचार है वो आप समाज नहीं जान पाएगा और उन विचारों से हो सकता है समाज का विकास हो जाए, विज्ञान का विकास हो जाए, कला का विकास हो जाए, एक बेहतरीन समाज बन जाए, तो वो सब नहीं बन पाएगा। ऐसे में नुकसान किसको है? वर्तमान और भविष्य सभी को ऐसे में नुकसान हो जाएगा। तो ये हो गया जेएस मिल का। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति यानी जो डायलैक्टिकल मेथड है उसका प्रयोग सबसे पहले राइटिंग के अंतर्गत किसने किया? किसने इसका प्रयोग किया? वैसे हम बात करें सबसे पहले जो प्रयोग है वो सोक्रेटिस के द्वारा किया जाता है यानी सुकरात के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ राइटिंग नहीं किया तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर है वो प्लेटो हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने राइटिंग किया है और जब रिपब्लिक बुक लिखते हैं तो वो इसी प्रकार से अपनी बुक में सब कुछ समझाते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, ये हो गया, एक टेबल हो गया, इसके चारों ओर व्यक्ति बिठा दिए यहाँ पर। ये कुछ व्यक्ति यहाँ पर बैठ गए और फिर डिस्कशन करते हैं और फिर एक-दूसरे से आर्गुमेंट करते हैं और लास्ट जो डिसीज़न होगा उनको मान लिया जाता है। यानी आर्गुमेंट के द्वारा जो भी लास्ट जो आर्गुमेंट सबसे अच्छा आर्गुमेंट होता है, उसको सबसे अच्छा मान लिया जाता है और वही सत्य हो जाता है, उसी को हम ट्रुथ मान लेते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो सुकरात के द्वारा दिया जाता है, लेकिन हमें सुकरात के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने कुछ राइटिंग नहीं किया। सुकरात के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो हमें प्लेटो से मिलती है या कुछ और शिष्य हो सकते हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो राइटिंग के अंतर्गत सबसे पहले प्लेटो ने किया, उसके बाद में हेगल ने भी किया और मार्क्स के द्वारा भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया प्रथम, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर है 7, एक फैक्ट है ये। मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृति हैं? आसान सा फैक्ट है और इसका आंसर है उनमें 72 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर पोस्ट मॉडर्निज़्म से जुड़ा हुआ है। इसका वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ज्ञान के स्थान पर उपभोग को महत्व दिया जाता है, प्रधान है, ये बात ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन ये भी ठीक है। महानता को सामान्य बनाना ये भी ठीक है और ऐतिहासिक प्रवृत्ति। तो इसमें क्या पूछा गया है कि असंगत कौन-सा है? असंगत कौन-सा है? तो असंगत कौन-सा इसमें ऐतिहासिक प्रवृत्ति यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन। नवमार्क्सवाद से जुड़े हुए कौन से नहीं है? नवमार्क्सवाद से जुड़े हुए कौन-कौन नहीं है? तो हेबरमास, न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर एरिक फॉर्म भी है, हेर्बर्ट मार्क्यूज भी है और यदि हम रोज़ा लक्ज़मबर्ग की बात करें तो इनको हम न्यू मार्क्सिस्ट के अंतर्गत शामिल नहीं करते। तो कौन-कौन हो गए? हेबरमास हो गए, मार्क्यूज हो गए, फॉर्म हो गए, ये सभी न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर है और रोज़ा लक्ज़मबर्ग ये न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर नहीं है। तो ये इसका आंसर है वो अंतिम हो जाएगा हमारा रोज़ा लक्ज़मबर्ग। रॉल्स का एक सिद्धांत है न्याय निष्पक्षता, जस्टिस जो फेयरनेस की जो थ्योरी है, उसके अंतर्गत विचारों का प्रवाह किस प्रकार से है, यानी इनमें किसको महत्व दिया गया है इस विचार के अंतर्गत। तो ये प्रवाह किस प्रकार से, क्या व्यक्ति से है, समाज से है, राज्य से या राष्ट्र से? तो ये एक लिबरल स्कॉलर है और इनका फ़ोकस होता है एक व्यक्ति के ऊपर। जितने भी लिबरल स्कॉलर हैं उनका सबका ही फ़ोकस व्यक्ति पर होता है, तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्यु जाल के समान होती है। गांधी जी क्या करते हैं कि धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे हम कौटिल्य हम पढ़ते हैं, कौटिल्य के बाद में आप देखोगे मिडाइवल पीरियड, तो वहाँ पर मिडाइवल पीरियड के अंतर्गत धर्म और राजनीति दोनों एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। धर्म का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहता है। उसके बाद में मैकियावली आते हैं जो कि धर्म और राजनीति को अलग कर देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो धर्म का अर्थ मिडाइवल पीरियड में लिया जाता है और मैकियावली के द्वारा लिया जाता है, वो धर्म का अर्थ अलग होता है और यहाँ पर जो गांधी जी के द्वारा जो धर्म का अर्थ लिया जाता है, वो होता है नैतिकता। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, व्यक्ति नैतिक हो या विश्व समुदाय का उससे भलाई होनी चाहिए। इस प्रकार का जो आइडिया है उसी को हम धर्म कहते हैं और जब राजनीति में ये सब नहीं होगा, यानी राजनीति में यदि नैतिकता नहीं होगी, विश्व समुदाय की भलाई करने वाला विचार नहीं होगा,
अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला विचार नहीं होगा, तो क्या ऐसे में राजनीति हो सकती है? नहीं, ऐसे में राजनीति नहीं हो सकती। ये क्या हो जाएगा? मृत्यु जाल हो जाएगा। तो हम बिना धर्म के राजनीति की कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि बिना धर्म के राजनीति होती है, यानी बिना नैतिकता, बिना कर्तव्य के या बिना विश्व कल्याण के, विश्व समुदाय के कल्याण के या राष्ट्र के कल्याण के, यदि आप क्या करते हो, यदि आप राजनीति करते हो, तो वो संभव नहीं है। ऐसी राजनीति तो मृत्यु जाल के समान होती है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में ये सांप्रदायिक रंग ले सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि यदि धर्म के अभाव में ये क्या ले सकता है, ये सांप्रदायिक रंग ले सकती है। ओके, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या जो आर्गुमेंट है, यानी जो रीज़न दिया गया है और जो स्टेटमेंट है, इनके बीच का रिलेशन ठीक है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो ये रिलेशन ठीक है और इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये गांधी जी वाला हो गया है, जो भी क्वेश्चन नंबर हो। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है, व्यक्ति का जीवन एकाकी होता है, क्षुद्र होता है, घिनौना होता है, पशुवत होता है, अल्प होता है, यानी कम समय के लिए जीवित रहने वाला होता है। तो स्टेट का जब नेचर बताया जाता है हॉब्स के द्वारा, तो वो मानव के स्वभाव को इस प्रकार से बताते हैं कि मानव का स्वभाव ऐसा होता है, इसलिए स्टेट का नेचर भी इसी प्रकार से होगा। कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस की स्थिति हमेशा बनी रहेगी और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए वो अपना पूरा थ्योरी देते हैं, कॉन्टेक्ट थ्योरी। तो इस प्रकार की बात किसके द्वारा की गई? होब्स के द्वारा। मैकियावेली के द्वारा भी मानव का स्वभाव लगभग ऐसा ही बताया गया है और उसके बाद में लॉक को हम पढ़ते हैं, रूसो को पढ़ते हैं, जिनमें मानव स्वभाव अलग-अलग होता है, जिसमें मानव को अच्छा बताया गया है। तो पहले ये क्या करते हैं, मानव स्वभाव को बताते हैं, जैसा मानव स्वभाव होगा वैसा स्टेट का नेचर होगा और वो वैसे ही उसी के आधार पर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर एक समाज का निर्माण करते हैं, एक सरकार बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। तो ये सब किस पर निर्भर करता है? ये जैसा व्यक्ति का जो ह्यूमन का जो नेचर होता है, जैसा बताएँगे, उसी के आधार पर इनके द्वारा एक स्टेट का निर्माण किया जाएगा, एक सरकार का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होगा? व्यक्ति का व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो किस प्रकार से होता है, व्यक्ति का जो नेचर है, वो कैसा होता है। तो ऐसा किसने कहा? ये होब्स ने कहा और इसी प्रकार का स्टेटमेंट मैकियावेली के द्वारा भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, साइलेंट स्प्रिंग यानी 1962 में एक बुक आती है। अमेरिकन स्कॉलर है रेचल कार्सन, अमेरिकन स्कॉलर, 1962 में साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी जाती है। राष्ट्रपति रहते हैं केनेडी और उनके द्वारा भी ये बुक पढ़ी जाती है। काफ़ी खुश होते हैं ये बुक मंगवा के और फिर पढ़ते हैं और फिर उनके द्वारा कुछ नए प्लान किए जाते हैं वहाँ पर कि जो डीडीटी है या जितने भी कीटनाशक आप प्रयोग कर रहे हो उन पर काम करना शुरू किया और कुछ समय के बाद में डीडीटी पर नियंत्रण कर लिया जाता है, यानी उन पर रोक लगा दिया जाता है। और इनको हम क्या कहते हैं, जो आधुनिक आधुनिक पर्यावरण से जुड़े हुए जो आंदोलन है, आधुनिक पर्यावरण से जुड़े हुए जो आंदोलन है, उनकी जननी हम कहते हैं। ओके? इस बुक के बाद में ही कई सारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कई सारे आंदोलन शुरू होते हैं। 1962 में ये बुक आ जाती है। तो पेस्टिसाइड के ऊपर मेन फ़ोकस किया जाता है इस बुक में और फिर वो बताते हैं कि कैसे पेस्टिसाइड का प्रयोग करोगे आप, तो इससे कैसे ये समुद्र के अंदर जाता है, वहाँ पर मछलियाँ खाती है या जीव-जंतु खाते हैं और फिर वो कैसे मानव में आता है और कैसे कई सारी बीमारियाँ होती हैं, इन सबको इस बुक में बताया जाता है। तो ये है 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद इकबाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, तराना-ए-हिंद इन्हीं का बुक है। दूसरा बुक है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया। तीसरा है द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम और एक और है देवबंद-ए-दायरा। तो ये जो बुक है द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, वो एम.एन. रॉय के द्वारा लिखी गई है। ओके, और बाकी जो बुक है ए, बी, डी वो इन्हीं की है। तो सी आप हटा दीजिए। यदि सी आप हटाते हो तो आपके पास में क्या मिलेगा? आपके पास मिलेगा 3 नंबर। ए, बी, डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी तराना-ए-हिंद इन्हीं का बहुत फ़ेमस बुक है। द रिकंस्ट्रक्शन थॉट
ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया, ये भी काफ़ी फेमस बुक है। और एक बुक है और है इनका दबंग-ए-दारा, ये इन्हीं का बुक है और ये एम एन रॉय का बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है और ये पूछा गया है कि ये कहाँ के औपचारिक नागरिक थे। तो लगभग जितने भी स्टूडेंट उसमें एग्ज़ाम दिए थे वो जर्मनी किए थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन करेगा? ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, जर्मनी में रहते हैं फिर लंदन आ जाते हैं। तो इनका वैसे औपचारिक नागरिक हम माने तो जर्मनी हम कर सकते थे। लेकिन एनटीए के द्वारा जो आंसर माना गया था वो उपयुक्त में से कोई नहीं माना गया। उसका रीज़न ये दिया गया कि उस समय पर्शिया हुआ करता था, जर्मनी का जो निर्माण आज हम देखते हैं, जो जर्मनी आप देखते हो, वैसा पहले नहीं था। ये तो काफ़ी बाद में बना है आज का जर्मनी। तो पर्शिया यदि इसमें आता तो हम सही मान लेते। इस प्रकार से कुछ आर्गुमेंट उनके द्वारा दिए गए और इसका आंसर उन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं यही रखा। जर्मनी उन्होंने आंसर नहीं किया इसका। क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर। ये समाचार पत्र है और इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन-सा है जो कि सॉरी बाल गंगाधर तिलक से नहीं जुड़ा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ कौन-सा नहीं है? तो केसरी और मराठा इन्हीं के द्वारा बुक लिखी जाती है। समाचार पत्र इन्हीं के हैं और सुधारक इनका नहीं है और हरिजन ये भी इनका नहीं है। यानी हरिजन जो है जो गांधी जी के द्वारा लिखा जाता है और केसरी और मराठा तिलक के द्वारा लिखा जाता है। तो ये 2 ऑप्शन आप हटा सकते हो इसमें, सी और डी, यानी सी और डी ये आंसर हो जाएगा इसका 4th नंबर। देख लीजिए इसको ठीक से थोड़ा। क्वेश्चन नंबर है अगला। इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म का क्वेश्चन है ये और ये किसके द्वारा दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा, ओके। दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ये दिया गया है इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट। और ये क्या है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, शायद इस पर वीडियो डाला हुआ है तो आप देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। ओके, तो इस प्रकार की एक अवधारणा है इनकी, जहाँ पर वो सेंटर में व्यक्ति को रखते हैं, व्यक्ति के बाद में समाज सॉरी व्यक्ति के बाद में वो रखते हैं परिवार को और परिवार से समाज, समाज से जाति और जाति से राज्य, राज्य से राष्ट्र और इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो ये विश्व हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक अवधारणा देते हैं, ये सर्पिलाकार होता है इस प्रकार से और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई इनमें श्रेष्ठ नहीं होता, कोई इनमें निम्न नहीं होता, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है और सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सभी मिल-जुल कर काम करते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य या उससे पहले जाति की हम बात करें और विश्व की हम बात करें, ब्रह्मांड की हम बात करें, तो सभी एक दूसरे में इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे से इंटीग्रल है। ये क्या है एक-दूसरे से एकीकृत एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, इनमें कोई भी निम्न नहीं है और इनका अस्तित्व एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की एक अवधारणा देते हैं और ये देते हैं 65 के आसपास इनका एक कॉन्सेप्ट आता है, ओके। और 1965 के अंतर्गत एक अधिवेशन है जिसका नाम है विजयवाड़ा अधिवेशन बॉम्बे के अंतर्गत और वहीं पर 4 लेक्चर देते हैं, 4 लेक्चर उनके द्वारा दिया जाता है विजयवाड़ा अधिवेशन के अंतर्गत और उनके सामने रहते हैं आरएसएस के सभी मेंबर और उनको कहा जाता है कि ये इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से और फिर कंपाइल करके इनका नाम दे दिया जाता है एकीकृत मानववाद। और फिर कहा गया कि जो आरएसएस के लोग हैं सभी इनकी अवधारणा को मानेंगे और इनका जो विचार है इसी को फॉलो करेंगे। तो आरएसएस का बेस ये माना जाता है एकीकृत मानववाद की अवधारणा। तो इसमें क्या-क्या शामिल कर सकते हैं? मानव जीवन अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच में सामंजस्य पूरा सामंजस्य तो है ये। व्यक्ति की आवश्यक एकता ये भी ठीक बात है और राज्य राष्ट्र से उच्चतर होता है ऐसी कोई अवधारणा इनकी नहीं है। तो डी नंबर आप हटा सकते हो इसमें और हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी, सी इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। समय रहता है
1878 कलकत्ता विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय, ओके, और वहीं पर एक अधिवेशन चलता है जहाँ पर उनको पंडिता की उपाधि दी जाती है, सरस्वती की उपाधि दी जाती है, संस्कृत के कई श्लोक यानी एक प्रोग्राम होता है, बड़ा सारा प्रोग्राम उस समय होता है और वहाँ पर इनके नॉलेज को परखा जाता है और ये वेदों का अच्छा ज्ञान था, यानी वेदों को जैसे संस्कृत में लिखा गया वैसा का वैसा ये अच्छा गा देते थे और उनको एक्सप्लेन भी यही कर देते थे। तो संस्कृत का बहुत ही अच्छा इनको ज्ञान था पंडिता रमाबाई को और इसी कारण इनको पंडिता या इसको सरस्वती की उपाधि दी गई थी 1878 के अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर है 19, किसने कहा कि राजनीतिक कार्य आर्थिक कार्यों का जीवन रखता है? यानी राजनीतिक कार्य आर्थिक कार्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसको दूसरे अर्थ में ये समझ लीजिए, जो राजनीतिक कार्य होते हैं वो आर्थिक कार्यों से ज़्यादा महत्व है। यदि इन दोनों में आपको प्रायोरिटी देना है तो वो आप किसको दोगे? राजनीतिक कार्य को। यदि आपके पॉलिटिकल सिस्टम ही आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, राजनीतिक कार्य ठीक से सरकार के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, आर्थिक कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ऐसी बात की जाती है माओ जेडोंग के द्वारा ऐसी बात कही गई, तो ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। मैकियावेली के ऊपर हमने बात किया था। मैकियावेली के दर्शन में क्या है? सादे और साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। यानी साध्य है, यानी हमारा जो गोल है वो अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग कर सकते हो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। साधन कैसा भी अपनाइए, हिंसा का प्रयोग कीजिए, अनैतिकता का प्रयोग कीजिए, कैसा भी आप प्रयोग कीजिए, धर्म का आप प्रयोग कीजिए, ओके। तो इन सब का प्रयोग करते हुए यदि आप अपने उद्देश्य में सफल होते हो, यानी ये समय था मेकियावेली का जो समय था, उस समय इटली के अंतर्गत जो फ्लोरेंस शहर था या हम पूरी इटली की बात करें, तो ये काफ़ी बिखरा-बिखरा था, कोई भी पावरफुल स्टेट यहाँ पर नहीं था, जो आस-पड़ोस के जो देश थे, वो इन पर आक्रमण करने की हमेशा ही सोचते रहते थे और कुछ समय पहले आक्रमण हो भी चुका था इन पर। ऐसे में कैसे हम पावरफुल बनाएँ, कैसे स्टेट को पावरफुल बनाएँ या हम किंग को हम पावरफुल बनाएँ, इसके लिए द प्रिंस बुक लिखी जाती है राजा को सलाह देने के लिए, यानी ये क्या थी, एक एडवाइज़री बुक थी और इसी में कहा गया कि हम किस प्रकार से एक राजा को शक्तिशाली बना सकते हैं और जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा, तो राज्य की एकता और अखंडता बनी रहेगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है और यहाँ पर एक एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी समझ सकते हैं हम इसका जो रीज़न दिया गया है, वो बिल्कुल ठीक रीज़न है। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेज सोचते हैं या ब्रिटेन वाले सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। ये कथन किसका है? यानी ऐसा कौन-सा स्कॉलर है जिन्होंने स्वतंत्रता को इस प्रकार से डिफाइन किया? यदि हम किसी नियम को मानते हैं या हम किसी कानून को मानते हैं, तो यदि वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, यदि हम हमारे द्वारा बनाए गए नियम और कानून को फ़ॉलो करते हैं, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसी बात किसने कही? ये इसमें पूछा गया है। तो ये कहा गया था वो रूसो के द्वारा कहा गया और इनके द्वारा जो इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उनका क्या मानना है कि ब्रिटेन में ऐसा ही होता है, ब्रिटेन में 5 साल में 1 बार चुनाव होगा और फिर केवल एक ही बार स्वतंत्र होंगे। कब स्वतंत्र होंगे? जब कुछ वो डिसीज़न ले रहे हैं, कुछ निर्णय ले रहे हैं, उसी समय वो स्वतंत्र होंगे और बाकी समय वो गुलाम भी रहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ सोचते हैं कि हम तो हमेशा ही स्वतंत्र हैं, जो कि उनकी गलतफ़हमी रहती है। रूसो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता क्या है? जब हम अपने नियम और अपने कानून को फ़ॉलो करते हैं, तभी हम स्वतंत्र रह सकते हैं और इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है, किस प्रकार की? यदि हम नियम और कानून को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे द्वारा हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तब व्यक्ति क्या होगा? स्वतंत्र होगा और ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा हो सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो यूनान के समय में भी थी और यहाँ पर रूसो यूनानी समय के अंतर्गत जो डेमोक्रेसी थी उसका समर्थन करते हैं और वो ये कहते हैं कि आज के समय में इस प्रकार की डेमोक्रेसी हो सकती है।
तो यदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ भी होगी तो वहाँ पर व्यक्ति कानून बनाता है, नियम बनाता है, अपना खुद से ही कानून बनाता है और नियम बनाता है और जब उसको वो फ़ॉलो करेगा, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या स्वतंत्र होते हैं? नहीं, अंग्रेज़ सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन 5 साल में केवल एक ही बार स्वतंत्र होते। तो जो स्टेटमेंट है ये किसका था? रूसो का ये स्टेटमेंट था और आंसर क्या होगा? रूसो ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 22 क्वेश्चन है मल्टीकल्चरलिज़्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह है जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता है, ऐसा उसको क्या कहते हैं हम? जिनको नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता, मान लेते हैं ये कोई स्टेट है एक्स और ये स्टेट है वाई, ये वाला यहाँ पर चला गया और इनको कभी भी क्या नहीं मिलती, ये कभी भी नागरिक नहीं बन सकता है। ओके? तो इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इस प्रकार के जो शब्द है इसके लिए मैट्रिक्स शब्द काम में लिया जाता है। आपने पढ़ा होगा अरिस्टोटल के दौरान अरस्तु क्या थे? एक मैट्रिक्स थे, जो कि एथेंस आते हैं स्टडी करने के लिए अकेडमी में, लेकिन उनको नागरिकता वहाँ की नहीं मिलती है क्योंकि वो क्या थे? एक मैट्रिक्स थे, वहाँ केवल स्टडी के लिए आते हैं और वो दूसरे कल्चर ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। ओके? तो ये शब्द मैट्रिक्स वहीं से कहीं निकल के आता है और यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज़्म के अंतर्गत भी हमें ये सब पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 23 क्वेश्चन है और ये है ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। ये क्वेश्चन है हमारा और इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा 1908 से 1926 के बीच में ग्रामसी के द्वारा जो काम किया गया था, उनके कुछ आइडियाज़ थे, उन सबको इस बुक में लिखा गया है। ओके? तो ये एक प्रकार से क्या हो गई द प्री प्रिज़न बुक हो गई है। इनका जो प्रिज़न बुक आता है उससे पहले यदि हमें आइडिया को समझना है उन तो उनके आइडिया का कंप्लीशन आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको वो मिलेगा द ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड के अंतर्गत। तो ये किसका बुक है? ग्रामसी का बुक है ये। क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन नंबर। तो हमें लगभग ये बुक पता होती है, सबको ही पता होती है। गीतांजलि बुक है रवींद्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई। यानी आप डी में सेकंड कर सकते हो। डी में आप सेकंड कर सकते हो, डी में आप सेकंड कर सकते हो, 2 ऑप्शन आप हटा सकते हो। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बच गए हैं। अब आपको क्या चाहिए? एक बुक आपको और चाहिए जिसका आपको पता हो। तो कौन-सी बुक है जो आपको पता है? वो हो सकती है सावित्री, ए लीजेंड एंड ए सिंबल जो कि लिखी गई है अरबिंदो के द्वारा। ओके? तो ये हो जाएगा सी में 1। इसको भी आप हटा सकते हो और उसके बाद में ये 2 बुक और बच गई है, ए में सेकंड हो जाएगा फिर मार्क्स, गांधी एवं सोशलिज्म बुक किसका लिखा गया है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा और गांधी एवं गांधीज़्म बुक लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आप एक अपना रजिस्टर रखा करें, जिसमें आप ये जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनको लिख लिया करिए, ओके? ये फैक्चुअल है और ये रिपीट होते रहते हैं। मार्क्स, गांधी एवं सोशलिज्म, गांधी एवं गांधीज़्म यानी गांधी से हर बार क्वेश्चन आता ही है और ये बुक से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है और यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये बुक किसका लिखा गया है और ये किसका लिखा गया है। ये तो आप फिर भी पता लगा लोगे कि ये किसका है, लेकिन ऐसी बुक में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो गांधी एवं गांधीज़्म किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का और ये जो बच गई है, जो ये बच गई है वो किसका हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया का बुक। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क बुक किसका है ये? तो ये बुक किसका है? ये बुक है फ्रांस फैनन का ये बुक है, ओके? ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी जाती है। ये कौन थे? एक साइकियाट्रिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे और उनके द्वारा उपनिवेशवाद के अंतर्गत किस प्रकार से व्हाइट और ब्लैक के बीच में रिलेशन होता है, इनके बीच में किस प्रकार कल्चरल रिलेशन होता है, किस प्रकार से डोमिनेंस होता है व्हाइट लोगों का ब्लैक लोगों पर और ब्लैक लोग का जो माइंडसेट है यानी उनका जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार चेंज हो जाता है, किस प्रकार वो गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। इन सबको डिटेल से बताया गया है इस बुक के अंतर्गत, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क के अंतर्गत फ्रेंच फैनन के द्वारा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है क्वेश्चन नंबर 26। अगाना सूत्र, ये सिलेबस में है अगाना सूत्र और ये क्या मिलेगा आपको, तो ये दिग् निकाय का जो 27वां सूत्र है, वहाँ पर अगाना सूत्र को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, ये किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो लिटरेचर है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? दिग्ग निकाय, और उसी के अंतर्गत 27वां जो सूत्र है, उसके अंतर्गत आपको अगाना सूत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, फेबियनवाद क्या होता है? शांतिपूर्ण परिवर्तन, ओके। श्रेणी समाजवाद क्या है? यह है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व है। अगला है यहाँ पर श्रमिक संघवाद क्या है? यह है ट्रेड यूनियनवाद। और अंतिम है लोकतांत्रिक समाजवाद। और ये क्या है? आमूल परिवर्तन, जो कि गलत हो जाएगा। जहाँ भी आपको डेमोक्रेसी शब्द मिले, जहाँ भी आपको लिबरल शब्द मिले, ओके, तो वहाँ पर कभी भी रेडिकल शब्द नहीं आ सकता। रेडिकल जो चेंज है वो कभी भी लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं होता है, वो मार्क्सिज्म के अंतर्गत होता है। जब भी आपको रेडिकल चेंज की बात की जाए, तो वहाँ आपको मार्क्सिज्म से जुड़ा हुआ आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और स्लोली स्लोली चेंज की बात जहाँ पर भी की जाए, धीरे-धीरे परिवर्तन की बात जहाँ भी की जाए, तो वहाँ पर आपको कहीं न कहीं डेमोक्रेसी आपको मिलेगा। तो लोकतांत्रिक समाजवाद यानी सोशलिज़्म को हम कैसे प्राप्त करेंगे? डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक तरीका है उसके माध्यम से हम समाजवाद को प्राप्त करेंगे, यानी पीसफुल तरीके से हम समाजवाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सिंपल सा है। अगला है मल्टीकल्चरल सिटीज़नशिप, ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, यानी मल्टीकल्चरल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? और ये सब इस बुक में बताया गया है। तो विल किमली का इसका आंसर है। मल्टीकल्चरल सिटीज़नशिप का इनका कॉन्सेप्ट भी है, जो कि इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी आपको मिल जाएगा। पुराना वीडियो है, मॉडिफ़ाई उसको नहीं किया, लेकिन कर देंगे कभी ना कभी उनको भी मॉडिफ़ाई, अगली जब हमारी क्लासेस शुरू होगी, ऑनलाइन क्लास शुरू होगी, उन सब में इन सब को हम चेंज कर देंगे एक बार फिर से। अभी तो पुराने वीडियो हैं, इस प्रकार से वीडियो बना देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 2018 का पेपर आपको देखना है तो वो भी डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2018 वाला शायद जून का पेपर, हाँ, जून-जुलाई में जो पेपर हुआ था वो डाल दिया गया, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप उसके भी देख लीजिए। 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जहाँ पर 100 क्वेश्चन सोल्व किया गया है इसी प्रकार से। यदि इंटरेस्टेड हो तो वो क्वेश्चन भी आप सॉरी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो फेमिनिज़्म से जुड़ा हुआ है और ये पूछा गया इसमें महिला मुख्य, जो महिला मूल्य है वो मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो धार्मिक कानून पर आधारित नहीं होता, जो सामाजिक भूमिकाएँ हैं उस पर इनमें फ़ोकस किया जाता है। एक सोसाइटी के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति इस प्रकार से कैसे, जो दयनीय स्थिति महिलाओं की वो किस प्रकार बनी और उसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, यही हम फेमिनिज़्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो मूल्य की बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा सामाजिक भूमिकाएँ, यानी सोशल जो रोल है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये हो गया 29 क्वेश्चन और अब हम करते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है ये, आज का क्लास का आज अंतिम वीडियो रहेगा, सॉरी अंतिम में ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें भी आपके पास में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पहला शब्द आपके पास में विलंबित पूंजीवाद। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये है फ्रेडरिक जैमसन, जो कि अलग से एक वीडियो में बताया हुआ है। ओके, एक क्वेश्चन सीरीज़ एक पहला डाला था यहाँ पर यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए, वहाँ पर इसको बताया गया है कि विलंबित पूंजीवाद क्या होता है। डिकंस्ट्रक्शन, महान वृत्तांतों का अंत और ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना, तो ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो नॉलेज और पावर की जो अवधारणा है वो मिशेल फुकोल्ट या मिशेल फुको की अवधारणा है। नॉलेज और पावर का जो रिलेशन है वो बताया गया है मिशेल फुको के द्वारा। तो डी में फर्स्ट नंबर हो जाएगा। यदि एक भी पता है तो आराम से आप कर सकते हो। ओके, ए में क्या हो गया? ए में हो गया सेकंड नंबर और जो बच गया बी में थर्ड, जैक्स डेरिडा, विखंडनवाद और महान वृत्तांतों अंत होना चाहिए या हो गया है, इस प्रकार से एक्सप्लेन कौन करता है? तो सी में हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी लोटार्ड। तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी के लिए इतना ही।
काफ़ी है इतने क्वेश्चन और ठीक से समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं ऐसी। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में 31 से क्वेश्चन करेंगे और 65 तक और उसके बाद में एक क्लास और कर लेंगे 66 से 100 तक क्वेश्चन उसमें हो जाएँगे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ नीचे उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं।